अरे भैया 10 रुपए की पता। मैनेजर साहब आप? अरे यार वो तो मेरा साइड जॉब है, मेन बिजनेस तो ये है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल, चाहे वो सैलरी के साथ ये सारी इनकम क्यों ना कर रहे हो, अपनी टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, टैक्स कैसे बचा सकते हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें पता होने चाहिए और वो अपना अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। चाहे आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद ये सब कुछ समझ आ जाएगा। और अगर आपने आज ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ सालों बाद मेरी तरह बोलोगे, काश ये चीज़ें मुझे पहले पता होती। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टैक्स प्लानिंग गाइड फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड फ्रीलांसर्स। मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। इस वीडियो के स्पॉन्सर है अमेजॉन सेलर, जिसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे। हमारे पिछले वीडियो जिसमें हमने बात करी थी टैक्स प्लानिंग फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, उसको आपने बहुत प्यार दिया। 1 मिलियन प्लस व्यूज उस पर हुए और होपफुली वो बेसिक्स आपकी क्लियर है। आज मैं आपकी बेसिक्स क्लियर करने वाला हूं। अगर आप सैलरी के साथ और कोई इनकम करते हैं या सिर्फ और कोई इनकम करते हैं, ज़रूरी नहीं सैलरी आपके पास हो, तो उसकी टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेविंग किस तरह से आपको करनी है परफेक्टली लीगल तरीके से। तो दोस्तों, पहले कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत लोगों के दिमाग में होता है, क्या सैलरी के साथ हमारी बिजनेस इनकम या कोई और इनकम हो सकती है? तो दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो 5 तरह की इनकम आप वहां पे दिखाते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि सेविंग्स अकाउंट या एफडी का इंटरेस्ट। और इनकम टैक्स एक्ट आपको कहीं भी ये प्रोहिबिट नहीं करता कि आप सैलरी के अलावा बाकी कोई इनकम नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप 5 इनकम अपने आईटीआर में दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में आपका एम्प्लॉयर आपको जरूर बाउंड कर सकता है वाया कॉन्ट्रैक्ट कि आप सैलरी इनकम के साथ कोई भी प्रकार की बिजनेस इनकम अर्न नहीं कर सकते। हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन वगैरह कर सकते हो, लेकिन बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं कर सकते। फिर ये क्वेश्चन आता है कि कम से कम कितनी मेरी इनकम हो कि मुझे आईटीआर फाइल करना जरूरी है, क्या आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है? तो मैं एक सिंपल आंसर देता हूं। अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट किसी भी साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न ज़रूर फाइल करना है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी इनकम उससे कम भी है और आप ये सारे बेनिफिट लेना चाहते हो तो अपना आईटीआर ज़रूर फाइल करिए। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉसेज आगे कैरी फॉरवर्ड हो, फ्यूचर में आप इसको अपने प्रॉफिट के अगेन ऑफसेट कर सकें, बाद में टैक्स बचा सकें, तो आप अपना आईटीआर इन इनिशियल ईयर्स में भी, जब आपकी ज़्यादा इनकम नहीं है या इवन लॉस है, तो फाइल करिए। अगला सवाल, व्हाट इज बिजनेस स्लैश प्रोफेशनल इनकम? आप बोलेंगे ये कैसा सवाल है, हमको पता है क्या इनकम होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ टैक्स पर्सपेक्टिव से। टैक्स पर्सपेक्टिव से आपकी इनकम की गणना की जाती है योर टोटल रेवेन्यू या टर्नओवर माइनस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशंस। अब ये एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन क्या है ये समझते हैं। तो जब भी आप कोई बिजनेस रन करते हैं, कोई प्रोफेशन रन करते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे खर्चे जुड़े होते हैं। अगर आप 1 रुपया कमाने जाते हैं तो हो सकता है उसमें से 50 पैसा आपको अलग अलग खर्चों में लगाना पड़े। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। हम एक प्रोडक्शन स्टूडियो रन कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग एचआर में क्या क्या खर्चे करते हैं। हम सैलरीज देते हैं, फ्रीलांसर्स को पेमेंट देते हैं, कमीशंस देते हैं, जो हमारे सीए हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको उनकी कंसल्टिंग फीस देते हैं। ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं आ जा रहे हैं, पेट्रोल का एक्सपेंसेस है, तो वो सारे हम लोग ट्रैवलिंग चार्जेस, फूड चार्जेस, ऑफिस में जो चाय आती है वो सारे खर्चे बियर करते हैं। और जो सेकंड मेजर खर्चा आता है वो आता है ऑफिस का। आप ऑफिस लोगे, ऑफिस की रेंट दोगे, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट का बिल दोगे, आप वहाँ पर फर्नीचर लगाओगे, आप इक्विपमेंट खरीदोगे, जैसे मैंने लाइट खरीदी है, माइक खरीदा है, डेस्क खरीदी है। ये सारे खर्चे ऑफिस एक्सपेंसेस में आप जोड़ते हैं। और खर्चों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। उसके बाद आपके बैंक चार्जेस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस, आप ऑनलाइन बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लेते हो, सॉफ्टवेयर्स खरीदते हो, टूल्स खरीदते हो, ये सब कुछ आता है एक बिजनेस को रन करने के लिए। तो मैं आपको ये जो एग्जांपल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि इसकी इनकम यूट्यूब से मान लीजिए 6,80,000 हुई, लेकिन ये सारे इसने खर्चे भी कर दिए। और ये खर्चे घटाने के बाद जो इसकी नेट इनकम बनती है वो बनती है 5,17,000 रुपये। और एक्चुअली यही इसकी इनकम है जो टैक्स पर्सपेक्टिव के लिए कंसीडर की जाएगी। लेकिन अगर आप ये सारे लफड़े नहीं करना चाहते हो, सारी ये बुक्स मेंटेन नहीं करना चाहते हो, एक्सपेंसेस नहीं डालना चाहते हो और फिर भी इससे ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हो, तो वीडियो एंड तक देखिए। इस वीडियो के एंड में आपको 2 सेक्शन बताऊंगा जिनका यूज करते हुए आप इससे भी ज्यादा टैक्स बचा सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैंने ये डेस्क खरीदी, ये कैमरा खरीदा, ये माइक खरीदा, क्या ये मेरा एक्सपेंस है? बल्कि कई लोग बोलते हैं ये तो एसेट है। तो एक्सपेंस और एसेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एसेट वो चीज़ है जिसका यूटिलाइजेशन आप
सिंगल गो में नहीं करते हो, उसका यूटिलाइजेशन आप मल्टीपल ईयर्स में करते हो। आपने स्टेशनरी खरीदी और एक साल में उसको यूज़ कर लिया तो वो एसेट नहीं हुआ, लेकिन आपने जो टेबल खरीदी है ये ऐसा तो नहीं कि एक साल में आप इसको कबाड़ में बेच दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो एसेट का यूटिलाइजेशन चूंकि मल्टीपल ईयर्स में होता है तो उसका एक्सपेंस आप सिंगल ईयर में क्लेम ना करके मल्टीपल ईयर्स में क्लेम करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट देखिए, इसमें आप देख पाएंगे एक हेड है फर्नीचर। तो जो मैंने ये टेबल ली है 10,000 रुपए की, इसमें से हर साल 10% यानी 1,000 रुपए मैं एज अ एक्सपेंस क्लेम करता जाऊंगा और ओवरऑल 10 ईयर में ये पूरे 10,000 रुपए मैं क्लेम कर पाऊंगा। तो आपका जो भी टोटल रेवेन्यू है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करिए और जितने भी उस साल के आपके डेप्रीसिएशन बन रहे हैं वो भी माइनस करिए। ये दोनों माइनस करने के बाद बनेगी आपकी टोटल इनकम। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। तो क्या ऋषभ को उस 5,17,000 रुपए की इनकम पर पूरे का पूरा टैक्स देना होगा? जी नहीं। अगर वो एक प्रोपराइटर है, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है, तो उसको जो इंडिविजुअल को सारे एग्जम्पशंस मिलते हैं, सारे डिडक्शंस मिलते हैं, वो सारे क्लेम कर सकता है। जैसे 80C का एग्जम्पशन, 80D मेडिकल इंश्योरेंस का एग्जम्पशन एटसेट्रा। इसके अलावा अगर वो कोई सैलरी इनकम भी इसके साथ अर्न कर रहा है तो सैलरी वाले को भी जो डिडक्शन मिलेंगे जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, और सैलरी वाले को जो एग्जम्पशंस मिलेंगे जैसे HRA, LTA, वो सारे भी क्लेम कर सकता है। अल्टीमेटली टैक्स उसको ये सारे एग्जम्पशन डिडक्शन हटाने के बाद जो नेट टैक्सेबल इनकम बनती है उसी पे देना है। और अगर ये कंसेप्ट आपके बाउंसर जा रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि वीडियो पूरा देखने के बाद आप एक बार हमारा टैक्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल वीडियो ज़रूर देख लेना। अब बात करते हैं एक फ्रीलांसर को, स्मॉल बिजनेस ओनर को, कंसल्टेंट को अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी चाहिए। जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो ये पार्ट स्किप करके थोड़ा आगे चले जाइए। तो दो तरह के अकाउंटिंग मेथड होते हैं, एक है अक्रूअल मेथड और एक है कैश मेथड। मैं आपको एक एक्सेल एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये मैंने एक सिंपल सी इनकम एंड एक्सपेंस शीट बनाई है और आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसमें देखिए एक साइड में मैंने सारी इनकम लिख दी है, एक साइड में एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो इनकम के लिए मैंने सीरियल नंबर बनाया, डेट बनाई है और उसके बाद यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ है कौन कौन से हेड से मुझे इनकम हुई है। फॉर एग्जांपल कोर्स सेल से ऑनलाइन मोड में मुझे 15,000 की इनकम हुई है, स्पॉन्सरशिप से मुझे 30,000 की इनकम हुई है। ये मैंने रिसीवेबल में डाली है, ये रिसीवेबल और रिसीव्ड किया है, ये इसको थोड़ी देर में समझेंगे अपन। फिर गूगल एडवर्ड से मान लीजिए 10,000 की इनकम हुई है, कोर्स सेल से फिर से मुझे 5,000 की इनकम हुई है और अफिलिएट से मुझे 7,500 रुपये की रिसीवेबल्स है जो इनकम हुई है। सिमिलरली मैंने ये सारे एक्सपेंसेस भी लिख रखे हैं, सैलरी के एक्सपेंसेस, कंटेंट राइटिंग के एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे दो हेड्स मैंने बना रखे हैं, एक रिसीव्ड और एक रिसीवेबल। सिमिलरली एक्सपेंसेस भी मैंने दो हेड बनाए हैं, एक पेड और पेएबल। ये पेड और पेएबल, रिसीव्ड, रिसीवेबल का क्या फंडा है? माल बेचा तुरंत पैसा आ गया, कोई सर्विस दी तुरंत पैसा आ गया, या किसी ने आपको बिल दिया और आपने तुरंत उसी दिन उसको पेमेंट कर दिया। ऐसा जनरली होता नहीं है। इसीलिए जब आप अकाउंट्स मेंटेन करें या सिंपल एक्सेल इस तरह की बनाए तो उसमें दो कॉलम बनाइए। जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें दो कॉलम होंगे, पेड जो आप दे चुके हैं और पेएबल जो आपको देना बाकी है। सिमिलरली जब आप अपने इनकम की बात करेंगे तो उसमें दो कॉलम बनाएंगे, एक रिसीव्ड एंड रिसीवेबल्स। तो रिसीव्ड मतलब जो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है और रिसीवेबल जो आने वाला है। और जब उस पर्सन ने आपको पेमेंट कर दिया तो उस एंट्री को सिंपली रिसीवेबल से हटाकर रिसीव्ड में डाल दीजिएगा। तो इसमें आप नीचे देखेंगे तो पाएंगे कि ऋषभ ने कुल मिलाकर 30,000 रुपये तो रिसीव कर लिए हैं अभी तक, और उसके जो खर्चे हो गए हैं वो 41,000 रुपये के हो गए हैं। और उसके अलावा बाकी कुछ देना है, कुछ लेना है, लेकिन वो भी उसके पास वो पैसा है नहीं। तो अगर मैं कैश मेथड से अकाउंटिंग करूंगा तो इस समय मैं 11,000 रुपये के लॉस में हूँ। लेकिन जब आप इन रिसीवेबल्स और पेएबल्स को जोड़ देंगे तो पाएंगे कि मैं ओवरऑल 14,000 के प्रॉफिट में हूँ। आप बोलेंगे अरे यार इस मेथड का तो क्या फ़ायदा हुआ, उल्टा मेरा प्रॉफिट आ गया, मेरा टैक्स बन रहा है, मुझे GST वगैरह सब कुछ देना पड़ रहा है। मैं तो एक कैश मेथड यूज़ करता हूँ, जो मेरे पास पैसा आ गया उसकी मैं अकाउंटिंग करूँगा, जो मेरे पास पैसा नहीं आया उसकी मैं अकाउंटिंग नहीं करूँगा। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप अक्रूअल मेथड ही यूज़ करें अपनी अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि आजकल आप धंधा अकेले नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है जिसका आप पार्ट होते हैं। वो लोग आपका TDS काटते हैं, वो आपका GST काटते हैं, आप उनको GST पे करते हो और जिनके रिटर्न उसी महीने जमा होते हैं। ऐसे में अगर आप कैश मेथड यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपकी अकाउंटिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो। तो इसलिए आपको अपने रिसीव्ड एंड रिसीवेबल्स, पेड एंड पेएबल्स, ये चारों कॉलम्स की एंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही आपने कोई इनवॉइस रेज किया, रिसीवेबल में एंट्री डाल दीजिए। जैसे ही आपके पास कोई इनवॉइस आया तो उसकी पेएबल में एंट्री डाल दीजिए, इवन आपने वो पे किया हो या नहीं।
और जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला होगा तो उस समय भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के पेमेंट आप अगले फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हो या कुछ लोगों के पेमेंट आपके अगले फाइनेंशियल ईयर में आ रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने वो इनकम इसी ईयर में बुक कर रखी है और वो एक्सपेंसेस भी इसी ईयर में बुक कर रखे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग इस साल के साथ ही खत्म हो जाएगी। उस पर जो भी टैक्स बनता है वो करंट फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक्सेल एग्जाम्पल सबसे बेसिक तरीका है, सबसे आसान है। अगर आपका बिजनेस धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो दुनिया भर की ऐप्स आपको मार्केट में अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हो। फ्री ऐप, पेड ऐप, हर तरह की है। उससे आप अपनी अकाउंटिंग करिए। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो एक अकाउंटेंट ले लीजिए, टैली या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, एक सीए को हायर कर लीजिए एंड सो ऑन। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन रखने हैं, अभी कुछ ही देर बाद हम उन 2 सेक्शंस की बात करेंगे जिसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रखना है। लेकिन अगर आप जीएसटी के एम्बिट में आते हैं तो सारे इन्वॉइसेस आपको मेंटेन रखने हैं, और कैश वाउचर जो आप कैश में पेमेंट कर रहे हो उसका वाउचर फिल करके साइन करके उसकी बुक अपने पास रखनी है। ये 2 तो बेयर मिनिमम है। उसके अलावा आपके बैंक स्टेटमेंट में जिसमें सारे खर्चे आ ही जाएंगे ऑनलाइन वाले, इसके अलावा और कोई रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इस सेक्शन का नाम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। भैया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है? तो हमारी सरकार है ना, बड़ी दयालु है। वो क्या बोल रही है कि आप छोटे बिजनेसमैन हो, आप छोटे कंसल्टेंट हो, फ्रीलांसर हो, आप इतने अकाउंट्स, इतनी झंझटों में कहाँ पड़ोगे? और आपको पता ही है हमारा इंडिया का इनकम टैक्स सिस्टम कितना आसान है, जिस पर हम ज़्यादा वीडियो इसीलिए नहीं बनाते। तो इसलिए सरकार ने बोला कि आप ये सब चीज़ें छोड़िए, मैं आपको एक आसान उपाय बताता हूँ। और उन आसान उपाय का नाम है 44AD और 44ADA। ये दोनों सेक्शन याद रखिए, बहुत काम आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 44ADA की। ये एक स्पेशल प्रोविजन है हमारे इनकम टैक्स में जो बनाया गया है स्मॉल प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए। अगर किसी प्रोफेशनल की प्रोफेशनल इनकम किसी साल में 50 लाख रुपए से कम है तो सरकार ये कहती है कि आप बताइए कि मेरा टोटल प्रॉफिट, मेरा जो भी टर्नओवर है उसका 50% है, मैं 50% पे टैक्स दे दूंगा और सरकार उसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी, आपका रिटर्न एक्सेप्ट कर लेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए किसी साल मेरी प्रोफेशनल इनकम हुई 30 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के खर्चे हुए जैसे रेंट, सैलरी वगैरह वगैरह, तो मेरा जो नेट इनकम बनेगा वो बनेगा 30 लाख माइनस 10 लाख, 20 लाख रुपए जिस पे मुझे टैक्स देना होगा। लेकिन अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यानी 44AD सेक्शन के अंडर अपना रिटर्न फाइल करता हूँ तो 30 लाख का 50% यानी 15 लाख रुपए पे ही मुझे टैक्स पे करना है, क्योंकि सरकार ने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि आपके 15 लाख रुपए की इनकम हुई है। 50% सरकार ने बोला 50% या उससे ज़्यादा आप कुछ भी दिखाओगे तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। और चूंकि सरकार कुछ आपसे पूछ नहीं रही है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करना है, आपको कोई कैश बुक, वाउचर, बैलेंस शीट, बुक्स कुछ भी नहीं मेंटेन करनी है। बस सरकार को बोलना है कि मेरी देखो टोटल इनकम 30 लाख रुपए है, मैं 50% के हिसाब से अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, 55% के हिसाब से अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो कौन है वो प्रोफेशनल जो 44ADA के अंडर रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आप बोलेंगे मैं टीचर हूँ, मैं भी प्रोफेशनल हूँ। वैसे तो हो, लेकिन इनकम टैक्स की लिस्ट में नहीं हो। तो इनकम टैक्स ने एक लिस्ट दी है, वो प्रोफेशनल्स 44ADA में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगर ये सारे लोग अपनी कंसल्टिंग एज अ इंडिविजुअल, एज अ HUF या फिर एज अ पार्टनरशिप फर्म, LLP नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म की तरह चला रहे हैं, तो वो सभी 44AD का फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, उनकी टोटल रेवेन्यू किसी भी साल में 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यहाँ कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई अगर मेरी इनकम फॉरेन सोर्सेज से आ रही है, आप यूट्यूबर हो और आपका गूगल का पैसा सिंगापुर से या US से आ रहा है, तब तो उस पर्टिकुलर केस में भी वो इनकम आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी और उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना है। हाँ, उस पर ये हो सकता है कि GST ना लगे, क्योंकि कुछ GST क्लॉज के हिसाब से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो ऐसी सर्विसेज जो आप इंडिया से बाहर दे रहे हो, उसके अगेंस्ट जो बाहर से आपके पास पैसा आ रहा है वो एग्जम्प्ट हो जाता है। अगर आप में और आपके सर्विस रिसिपिएंट में पहले से ही इस तरीके का LTU साइन है, ठीक है कि हाँ ऋषभ जी जो सर्विसेज देंगे वो US में ही यूज की जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में ऋषभ जी जो बिलिंग करेंगे US में उन्हें कोई GST नहीं देना, क्योंकि वो तो इंडिया से बाहर उन्होंने सर्विस दी। मान लीजिए ऐसा नहीं है तो ऋषभ जी ने पहले GST चार्ज कर लिया और बाद में ऋषभ जी को GST का रिफंड मिल जाएगा, ये भी हो सकता है। तो ये जो मैंने लिस्ट बताई इसमें तो कुछ ही प्रोफेशनल्स कवर हुए। मान लीजिए आप एक ओला उबर के ड्राइवर हो, या फिर आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टीचर हो, ट्यूशन लेते हो या ट्यूशन क्लासेस चलाते हो, ये सारे लोग कहाँ पे आएंगे? और उसके अलावा बाकी जो सारे बिजनेसमैन हैं, चाहे वो गुड्स का कोई लेन देन का काम कर रहे हो, कोई सर्विस इंडस्ट्री चला रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रहे हो,
उन सब का क्या होगा, वो कैसे अपना प्रिजम्पटिव टैक्स फाइल करेंगे। तो उनके लिए जो सेक्शन है वो है 44AD। 44AD सेक्शन ये कहता है कि आपकी जो भी बिजनेस इनकम है उस पर 8% अगर कैश में आपने पेमेंट लिया है तो, और 6% अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट लिया है तो इनकम दिखाइए और झंझट से मुक्ति पाइए। मान लीजिए आपकी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की इनकम है, 1 करोड़ ऑनलाइन है, 10 लाख कैश में है, तो 10 लाख कैश पर आप दिखाइए 8% के हिसाब से यानी 80,000 रुपये की इनकम, और 1 करोड़ पे दिखाइए 6% के हिसाब से यानी 6 लाख रुपए की इनकम। कुल मिला के 6,80,000 रुपये की आप इनकम दिखाएंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है भैया हमें कोई टेंशन नहीं है, आप मस्त रिटर्न फाइल करिए, कोई बुक्स वगैरह मेंटेन नहीं करिए, हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ, इसमें लिमिट है 2 करोड़ रुपए की। 2 करोड़ से ऊपर जाता है तो फिर आपको सब बुक्स मेंटेन करनी है, अपना टैक्स ऑडिट भी करवाना है, सारे एक्सपेंसेस के वाउचर इनवॉइसेस वगैरह मेंटेन कर रहे हैं। उसके नीचे नीचे अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो तो आप 44AD सेक्शन में जा सकते हो। अब ये 44AD का भी फ़ायदा कौन ले सकता है? वो सारे बिजनेसमैन जो एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म या एज ए HUF या पार्टनरशिप फर्म की तरह अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, 2 करोड़ से उनकी इनकम कम है। अगर आप गुड के ट्रांसपोर्टेशन में हायरिंग, लीजिंग इस तरह का बिजनेस कर रहे हो तो आप इसमें कवर्ड नहीं हो। अगर किसी भी तरह की कमीशन इनकम, ब्रोकरेज या एज अ एजेंट आप काम करते हो तो अगेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 44AD। और इसके अलावा ये तो ऑब्वियस ही है कि जो मैंने प्रोफेशनल्स की लिस्ट इससे पहले बताई थी उनमें भी आते हो तो आप 44AD में अपना रिटर्न नहीं फाइल करोगे। अब आप ये पूछ सकते हो कि हो सकता है किसी ईयर में मुझे लॉस हो जाए, शुरू में हो भी सकता है, या मेरी इनकम 50% हुई नहीं, मेरी तो 40% ही इनकम हुई एज अ प्रोफेशनल भी, अब मैं क्या करूं? तो अगर आपको 44AD या 44AD में अपना रिटर्न फाइल करना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप उससे कम इनकम दिखाना चाहते हो या लॉस दिखाना चाहते हो तो आपको अपना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, अपने सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे और उसके हिसाब से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब जो शाणे लोग होंगे ना वो ये बोलेंगे कि भैया जब गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आप 8% या 50% अपने कैटेगरी के हिसाब से इस पे अपना रिटर्न फाइल करिए और गवर्नमेंट आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगी। अब मेरा बिजनेस तो ऐसा है कि मैं तो भाई यूट्यूबर हूँ और मैं तो अभी अकेला ही काम कर रहा हूँ, मेरी कोई सैलरी वैलरी कुछ भी नहीं है और मेरे पास जो फुल इनकम आती है उसमें से 10% भी मेरा खर्चा नहीं होता है, तो मैं फिर भी क्या 50% में अपना रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? तो कर तो सकते हो आप, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मिनिमम 6 या 8 या उससे ज्यादा जो एसएससी बताए, जो वो बोलेगा हम मान लेंगे। लॉ ये नहीं कह रहा कि हम 6% इनकम मान लेंगे, 8 मान लेंगे। लॉ कह रहा है 6-8 उससे ज्यादा जो एसएससी बोलेगा वो हम मान लेंगे। तो एसएससी को ये भी फिर प्रूव करने की पोजीशन होनी चाहिए ऋषभ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर उसकी इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा इनकम को माने, अगर वो नहीं मान रहा तो कल वो इस कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार रहे कि अगर उसकी वो जो ज्यादा इनकम है जिसकी वजह से उसके इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो कहीं फ्यूचर में डिस्क्लोज होते हैं तो सरकार ये कह सकती है साहब आपकी लायबिलिटी थी, अगर ज्यादा है तो ज्यादा बताएं, पर आपने तो नहीं बताया, तो फिर क्यों ना हम इसको आपकी अंडर रिपोर्टेड, मिस रिपोर्टेड इनकम मान। इस पक्ष पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। तो हमने बहुत सारे फंडे कवर कर लिए। अगर अभी तक आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं कि भैया मैं सेविंग्स अकाउंट पे अपना पैसा ले सकता हूँ कि नहीं, मैं बिजनेस खोल रहा हूँ तो कौन सी बिजनेस एंटिटी रजिस्टर करूँ, तो ये वाले क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे क्योंकि इसको मैंने पहले ही एक वीडियो में बना रखा है, वो है बिजनेस बेसिक्स का एपिसोड नंबर 1। अब समझते हैं एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अब ये क्या है? जनरली आपको पता होता है कि रिटर्न हम सितंबर में फाइल करते हैं, उसी समय जो टैक्स बनता है वो दे देते हैं। हम रिटर्न सितंबर में फाइल करते हैं लेकिन टैक्स हमको दे देना है बहुत पहले। तो अगर आप 44AD या 44ADA में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर के 15 मार्च तक यानी साल खत्म होने से पहले ही आपके ऊपर जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको 15 मार्च तक पे कर देनी है। अगर नहीं करोगे तो काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ उसके ऊपर लगता है। अगर आप 44AD या 44ADA में रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो 15 मार्च से भी पहले हर क्वार्टर में आपका जितना टैक्स बनता जाता है वो आपको फाइल करते जाना है, गवर्नमेंट को पे करते जाना है। रिटर्न आप एकदम एंड में भरोगे लेकिन टैक्स पूरा पहले दे चुके होगे, ये कहलाता है एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो अगर आपको लगता है कि 10,000 भी टैक्स नहीं बनेगा किसी साल में तो बाद में पे कर देना, लेकिन 10,000 से ज़्यादा बन रहा है तो 15 मार्च तक पे कर देना। अब बहुत सारी इनकम टैक्स की बात कर ली, थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीएसटी की भी। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना है? लोग बिजनेस बाद में करते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पहले कर लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने बोला है टेंजिबल नहीं बेच रहे हो, सर्विसेज ही बेच रहे हो तो 20 लाख रुपए, और अगर आप गुड्स की सप्लाई या ट्रेडिंग में हो, कुछ टेंजिबल बेच रहे हो तो 40 लाख रुपए। ये लिमिट है आपको जीएसटी लेने की, उससे पहले जीएसटी मत लीजिए क्योंकि ज़रूरत नहीं है।
हाँ, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये लिमिट 40 लाख की जगह 20 लाख रुपए और 20 लाख के रुपए की जगह 10 लाख रुपए है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे मैं अपनी टैक्स प्लानिंग रियल टाइम करते रहता हूं, जानते हैं आज के स्पॉन्सर अमेजॉन सेलर के बारे में। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो अमेजॉन उसके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है। हर जना अमेजॉन के बारे में जानता है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कितना आसान है अमेजॉन पे अपना माल बेचना। आपको बस चाहिए पैन, GST, ईमेल ID और ऑफकोर्स अपना प्रोडक्ट। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करिए, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करिए, अपने हिसाब से प्राइसिंग सेट करिए और करोड़ों लोगों तक अपना माल ऑनलाइन बेचिए। अमेजॉन आपके लिए इन्वेंट्री मैनेज करेगा और 100 से भी ज़्यादा सर्विसेबल पिन कोड्स पर बिना किसी परेशानी के माल डिलीवर भी कर देगा। तो चलिए लास्ट में बताता हूँ कि कैसे मैं अपनी रियल टाइम टैक्स प्लानिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे बैलेंस शीट में सैलरी इनकम भी होती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम होती है। तो हम और आप जैसे लोग, आम आदमी, उनको टैक्स की चिंता होती है जब टैक्स की डेडलाइन में 1 हफ्ता होता है। उस समय वो केवल अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट के थ्रू टैक्स बचा सकते हैं तो उसकी डेडलाइन जा चुकी होती है। इनफैक्ट कई लोगों का जिनके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी होती है, इंक्लूडिंग मी, वो अपना एडवांस टैक्स भरना भूल जाते हैं और बहुत सारा इंटरेस्ट पेनल्टी लग जाता है। तो इसलिए इस फाइनेंशियल ईयर से जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है क्विको। इसकी 3 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नंबर 1, इसमें आप अपना ब्रोकर डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने जीरोधा को इसके साथ लिंक किया तो मेरे जितने भी LTCG, STCG रियल टाइम है वो यहाँ पर दिखते रह रहे हैं और इससे मैं अपनी टैक्स हार्वेस्टिंग भी कर सकता हूँ। जो 1 लाख रुपए तक की लिमिट है उसे मैं यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पर वो रियल टाइम रिफ्लेक्ट होता जाएगा। मुझे अलग अलग जगह से रिपोर्ट्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी ये रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही है। आप भी अपना जो भी ब्रोकर है वो यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो। दूसरा फीचर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है टैक्स कंपेरिजन। तो यहाँ पर आप टैक्स प्लानिंग मॉड्यूल में जाएंगे, वहाँ पर अपनी एस्टिमेटेड जो एनुअल बिजनेस इनकम होने वाली है, प्रोफेशनल से इनकम होने वाली है वो डालिए, कोई रेंटल इनकम है वो डालिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो डालिए, आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले 80C के डिडक्शन या फिर मेडिकल इंश्योरेंस वो सारे ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्विको ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करता है कि ओल्ड टैक्स रजीम में जाना ज़्यादा फायदेमंद है या फिर न्यू टैक्स रजीम में। और अगर आप प्रूडेंट टैक्स प्लानर हैं, LLA के वीडियोस देख चुके हैं, तो 99% आपका ओल्ड टैक्स रजीम ही सजेशन में आएगा। और तीसरी चीज़ जो मेरे लिए और प्रोबेबली आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है वो है एडवांस टैक्स के रिमाइंडर्स। तो जैसा मैंने आपको बताया, हर क्वार्टर में आपको एडवांस टैक्स भरना होता है। अगर आप 44AD या 44ADA में कर रहे हो तो भी 15 मार्च तक आपको अपना पूरा टैक्स भर देना है। उसके बाद इंटरेस्ट पेनल्टी लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप ये वैल्यूज़ डाल दोगे तो पोर्टल ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि किस डेडलाइन के हिसाब से आपका कितना टैक्स बन रहा है। आप यहीं से अपना पेमेंट भी कर सकते हैं और ऊपर लिंक दिया हुआ है जहाँ से जाकर आप अपना खुद से रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं आपको छोड़ते हुए जा रहा हूँ बिजनेस बेसिक्स के एपिसोड नंबर 1 में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जाने से पहले एक लाइक बटन ज़रूर दबा देना और नीचे कमेंट में कुछ एक अच्छा सा लिख देना। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।